मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है, अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है। सदर लोकसभा के सांसद आदरणीय निरहुआ जी की एक नई परिभाषा आई गई कि बेरोजगारी क्या है और बेरोजगारी को रोकने की नई टेक्निक क्या हो सकती है। बहुत ही लाजवाब टेक्निक उन्होंने बताया है। शायद उसकी व्याख्या आपको खुद करनी पड़ेगी कि निरहुआ वास्तव में कितने महान हैं। क्या आजमगढ़ की धरती के लोग निरहुआ की इस परिभाषा से संतुष्ट हैं या नहीं हैं, ये तो आजमगढ़ की जनता डिसाइड करेगी जब वो वोट देने जा रही होगी और उसी डिसीजन के आधार पर बताएगी कि निरहुआ की परिभाषा के क्या मायने हैं। अब हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक पत्रकार पूछता है, पर्टिकुलरली हम दो पत्रकार हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और आप समझने की क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करिए। पत्रकार पूछता है कि भाई साहब बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, इसका असली कारण क्या है? तो क्रोनोलॉजी के मास्टरपीस आप मुझे ही समझे। तो मैं बोलता हूँ, लेकिन किसकी बात बोल रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा कि बेरोजगारी, रोजगार की संख्या सीमित है। आप समझने की कोशिश करिए, रोजगार की संख्या सीमित है। 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हम सब मिल करके हर साल 3 लाख 4 लाख इंसानों का प्रोडक्शन कर दे तो 3-4 लाख जो हम हर साल इंसानों का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो आदरणीय सांसद का कहना है कि जो फिक्स रेशियो है कि हम 50,000 से ज़्यादा नौकरी दे ही नहीं सकते, आप 1 लाख लोगों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप तय करिए कि आप बेरोजगार रहना चाहते हैं या रोजगार पाना चाहते हैं। जब आपको पता है कि बेरोजगारी की क्राइसिस आनी है और वो आ चुकी है, तो आप बच्चे पैदा करना बंद कर दीजिए। यदि आप बच्चे पैदा नहीं करते हैं तो उसके लिए उन्होंने सांसद जी ने एक बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल भी दिया कि देखिए योगी जी और मोदी जी ने तो सारे बेरोजगारी का झंझट ही खत्म कर दिया। उन्होंने बेरोजगारी है ही नहीं, उन्होंने तो ब्रेक लगा दिया। उनको पता था कि बेरोजगारी की क्राइसिस आएगी, इसलिए उन्होंने शादी ही नहीं की और सब शादी नहीं हुई तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा। तो उन्होंने बेरोजगारी पर लगाम लगाने के लिए शादी का प्लान ही कैंसिल कर दिया। ये शायद उनका इंटेंशन होगा और ये समाधान भी है। क्या वास्तव में ये समाधान है? ये जनता तय करेगी अपने वोट के सिग्नेचर से। अपने वोट की सिग्नेचर से आपको सिद्ध करना होगा। क्या आजमगढ़ के यदुकुल के समाज से आते हैं आदरणीय निरहुआ जी, जो यहाँ के माननीय सांसद हैं आजमगढ़ की धरा पर ऐसे उल जलूल वाकया तैयार करना, उल जलूल तर्कों के साथ आजमगढ़ की जनता और उसकी पावन धरा की मर्यादा का अपमान करना, यह वास्तव में एक सांसद की पोस्ट के लिए उचित है क्या? ये आजमगढ़ की जनता सोचेगी, समझेगी, आदरणीय निरहुआ जी को इसका जवाब भी देगी जब वो पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाल रही होगी। मैं आजमगढ़ की जनता से विनम्र निवेदन करूंगा, BBS न्यूज़ बराबरी, भाईचारा और सहभागिता का ये न्यूज़ चैनल जो दुनिया के लिए एक संदेश है कि आज दुनिया के अंदर सबसे बुरी हालात में कोई चीज़ है तो आज पूरे भारत की संस्कृति, जो भारत का आईना हुआ करता था, वो भारत की संस्कृति का आईना था बराबरी, भाईचारा और सहभागिता। इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम थोड़ा सा अपडेट किया, बदला, उसका नाम रख दिया BBS न्यूज़, यानी बराबरी, भाईचारा और सहभागिता के संदेश को सुनिश्चित करने की आवाज़ का नाम है BBS न्यूज़ पावर। BBS_BBS_न्यूज़ पावर। यदि आप सबसे विनम्र प्रार्थना है
आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपनी आवाज़ के रूप में, सत्य, न्याय और अहिंसा की आवाज़ के रूप में, ज़मीनी सत्य के रूप में, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर, आम जनता को न्याय दिलाने के मुद्दे पर, ना कि गोदी मीडिया की तरह बेकाऊ मीडिया बन करके आम जनता के वसूलों से समझौता करना, उनकी आवश्यकताओं से समझौता करना, उनके नैतिक मूल्यों से, उनके नैतिक अधिकारों से समझौता करना, ये PBS न्यूज़ का काम नहीं, क्योंकि हम बराबरी, भाईचारा और सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहते हैं। आज पूरे समाज से जो बराबरी, भाईचारा, सहभागिता का मूल्य था वो खत्म हो चुका, इसलिए हमारा समाज, हमारा युवा हिंसक हो रहा है। हम अपने समाज को बेहतर और सुंदर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे सांसद भी चुनना, प्रतिबंध लगाना होगा जो उस सरजमी की मर्यादा है, जहाँ के वो सांसद है, उस मर्यादा का जिसे आदमी को ख्याल ना हो, उस वहाँ की आवश्यकता का जिसे ख्याल ना हो, जो अवंतिकापुर कॉरिडोर की मांग की जा रही, उस अवंतिकापुर धाम के धाम पथ 1, जिसको कि कई 1-2 बार निरौली जा भी चुके हैं वहाँ पर, लेकिन आज तक उसे कॉरिडोर बनाने की मांग इसलिए नहीं किए क्योंकि 50,000 से 5 लाख लोगों को परमानेंट रोजगार की गारंटी मिल जाएगी। नीरव जी को ये बात नहीं आ जाती, नीरव जी इस पर तर्क नहीं करेंगे, विधानसभा लोकसभा के अंदर अपनी पार्टी के लोगों से मांग नहीं करेंगे। क्यों नहीं मांग करेंगे? क्योंकि आजमगढ़ की जनता को इससे 50,000 से 5 लाख लोगों को रोजगार मिल जाता है। आजमगढ़ पूर्वांचल का इकोनॉमिकल हब बन सकता है। मऊ, बलिया, देवरिया और गाजीपुर, जौनपुर का एक इकोनॉमिकल हब बनने की क्वालिटी जिस आजमगढ़ में एक सेंट्रल लीडरशिप के रूप में है, वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, बल्कि इकोनॉमिकल ग्रोथ की भी क्वालिटी है। यहाँ पर एक भी इंडस्ट्रियल बेल्ट, क्या 10 सालों में आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो देश के महानतम प्रधानमंत्री हैं, क्या संसद के अंदर ये प्रश्न उठाया कि 10 सालों में क्या इंडस्ट्रियल बेल्ट कोई एक भी क्रिएट नहीं किया जा सकता? क्या कोई IT सेक्टर यहाँ डेवलप नहीं किया जा सकता था? आजमगढ़ के इतने बड़े बेल्ट पे जहाँ 4 लेन 6 लेन की पूरी लाइनें लग गई हैं, चाहे वो समाजवादियों की देर से हो, चाहे आपके रिपेयर मेंटेनेंस के सहयोग से हो। दुर्भाग्य है ये आजमगढ़ और पूर्वांचल के क्षेत्र के लोगों का कि जब जो सरकारें सत्ता में आती हैं वो रिवेंज पॉलिटिक्स का शिकार हो जाती है और ये पूरे पूर्वांचल क्षेत्र का विकास करना अवरुद्ध हो जाता है। इस लोगों को उम्मीद थी कि जब केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार एक ही पार्टी की सरकार होगी तो निश्चित रूप से इस पूर्वांचल का उद्धार होगा। क्या वह हुआ? जब आप 25 मई को यदि आपकी पोलिंग डेट है और उस दिन यदि आप वोट देने जा रहे हैं तो आपको फैसला करना होगा कि दो डबल इंजन की सरकार पूर्वांचल के लोगों के लिए क्या दिया। क्या अवंतिकापुर कॉरिडोर बना के सभी धामों के लिए यदि ये स्पिरिचुअलिटी सेंटर्ड पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, तो क्या उसको आजमगढ़ को एक तोहफा नहीं देना चाहिए अवंतिकापुर कॉरिडोर के रूप में? उसके विकास के साथ यहाँ पर न जाने कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट हो जाता, कितने कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट, ट्रेडिंग कंसर्न्स का डेवलपमेंट हो जाता, कितने न जाने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी लग जाती। उसकी वजह से एक आप सटा हुआ एरिया के साथ आप एक इंडस्ट्रियल बेल्ट डेवलप, मुबारकपुर से लेकर के यहाँ पर आपके मेन नगर तक एक इंडस्ट्रियल बेल्ट डेवलप कर सकते थे, वो आपने नहीं किया। उसके बारे में सोचा नहीं सोचा। क्या ऐसे सांसद जो आपके विकास के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपकी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री रोजगार, इतने सारे पर्चे लीक हो रहे हैं, रोजगार कोलैप्स होते जा रहे हैं, बच्चे ओवर एज होते जा रहे हैं, चाहे बेटी हो या बेटा, सब ओवर एज हो रहे हैं, उनके बेटियों के लिए दामाद नहीं मिल रहे, बेटों के लिए बहुएं नहीं मिल रही। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बच्चे नर्वस हो रहे हैं, वो शादी करने से मना कर रहे हैं क्योंकि वो बेरोजगार हैं, कुछ अपने खर्चे उनके नहीं पूरे हो रहे। बच्चे प्रोफेशनल होकर के छोटी मोटी नौकरियां 10,000, 15,000, 20,000 नौकरियां करने के बावजूद भी वो कहते हैं कि हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि 15-20 हज़ार तो हमारे अपने खर्चे हैं। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है।
वो कहते हैं कि अपने खर्चे हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कॉमन लाइफ, फैमिली लाइफ को हम सरवाइव कैसे करेंगे यदि आत्मसम्मान के साथ करना है। बच्चों ने अपनी शादियाँ इनकार कर दिया। तमाम परिवारों के साथ एक क्राइसिस है, जिसे बीबी अच्छी तरह से जानता है। कुछ हमारे परिवार के बच्चे जो मैच्योर हो चुके वो कहते हैं कि नहीं, सरकार ने तो सारी संविदा पे नौकरियां कर रखी है। यदि उस संविदा, तमाम नाते रिश्तेदार बहुत सारे लोग हैं जो संविदा की नौकरियों में एंगेज हैं, लेकिन वो शादी करने से मना कर रहे हैं। निरहु जी का इस बात पर क्या कभी प्रश्न हुआ? क्या अपनी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से कभी इस तरह का क्वेश्चन किए? उत्तर है बिल्कुल भी नहीं। तो आजमगढ़ की जनता से विनम्र प्रार्थना है कि यदि आप आजमगढ़ की जनता वोट देने जा रहे हैं तो आप किस पार्टी को दे रहे हैं, किस पार्टी को नहीं दे रहे हैं, ये PBS न्यूज़ का इस बात से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन क्या आजमगढ़ की जनता को उसके आत्मसम्मान को सुनिश्चित करने वाला सांसद चाहिए जो आजमगढ़ के विकास का ध्यान रखे, बेटियों को, जिसकी पार्टी, जिसका नेतृत्व निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क रोजगार और निःशुल्क मेडिकल फैसिलिटी कम से कम स्टूडेंट लाइफ तक सुनिश्चित करे। जब उनको रोजगार मिल जाए तो वो मेडिकल फैसिलिटी हटा दी जाए, निःशुल्क फैसिलिटी हटा दी जाए। लेकिन जब तक बच्चा रोजगार नहीं पा लेता, उसके निःशुल्क शिक्षा और जो स्वास्थ्य की गारंटी होनी चाहिए। उसे अनएम्प्लॉयमेंट बोनस मिलना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट इनकम मिलनी चाहिए, जैसा कि अखिलेश जी कहते हैं या राहुल जी कहते हैं। वो उनकी पार्टियों का अपना स्टेटमेंट है। अब सबकी मैनिफेस्टो आ चुकी है। समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, यह सपा की शुरुआती मांग है। कांग्रेसियों ने उसको सपोर्ट किया है। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए, उनके लिए जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात सपा पहले से ही करती रही है और कांग्रेस INDA ग्रुप ने भी उस बात को अपने मैनिफेस्टो में एक्सेप्ट किया। तो ये भारत के बहुसंख्यक समाज के लिए शायद प्राउड का विषय है कि कोई तो उसकी समस्याओं को कंसीडर कर रहा है। क्या बीजेपी के लोग भी इस तरह की कंसिडरेशन 2 करोड़ नौकरियां बांटने की जो बातें की गई थी, क्या हुई? 15 लाख देने की बात हुई थी, क्या वो हुई? क्या महंगाई 450 रुपये का सिलेंडर महंगा था, अब 1200 रुपये का सिलेंडर महंगा नहीं है? क्या कनेक्शन दे देने से 1200 रुपये का सिलेंडर एक आम आदमी भरवा सकता है? जहाँ पर कनेक्शन बांटा गया, क्या वास्तव में वो कनेक्शन के जो सिलेंडर्स मिले वो उनका यूज हो रहा है या आज भी चूल्हे पर खाना बन रहा है? जो हमने टॉयलेट के नाम पर पैसे बांटे या स्नान गृह बनवाए या टॉयलेट रूम बनवाए, क्या वास्तव में वो बनकर कंप्लीट है या सिर्फ दरवाजे लग गए हैं, 4 दीवारियां बन गई हैं, अंदर कुछ भी नहीं है? इसमें से 50% केसेस ऐसे ही होंगे। अब जाके देखिए, क्या कभी मेन स्ट्रीम मीडिया ट्रायल पर ये जिम्मेदारियां दी गई कि मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग जाएँ और वेरीफाई करें कि वास्तव में जो है सुविधाएं दी गई थी, जो घर निःशुल्क बनाने के लिए पैसे दिए गए थे, क्या वास्तव में वो घर जमीनी स्तर पर उतरे, उनको मिले उतने घर, या सरकारी घोषणाएं बन के रह गए, वो पैसे कहीं और चले गए? ये सारी बातों की व्यावहारिक तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन उस पर सरकार का क्या एक्शन हुआ? क्या सरकार ने ऐसी कोई कमेटी बनाई? क्या सुपरवाइजरी टीम बनाई? ऐसी कोई लीगल एडवाइजरी टीम का जो एक्शन रिपोर्ट है, क्या ऐसे पब्लिश किया गया? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे पता चले कि हमारे समाज का विकास हो? त्राहिमाम की परिस्थितियाँ क्या उस सच्चाई की गवाही नहीं? क्या वोट देते वक्त उन सारे व्यवहारिक सत्यों को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए? क्या जाति और धर्म की सीमाओं से बाहर रखकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके मेडिकल फैसिलिटी के लिए वोट नहीं दिए जाने चाहिए? या सिर्फ टेम्पल के नाम पर, जिससे न आपको वहाँ का पुरोहित बनने का अधिकार मिलेगा, ना ही आपको उस मंदिर के अंदर आपको रोज़गार मिलेगा। रोज़गार की गारंटी रोज़गार के सिस्टम से मिलेगी।
सरकारी संस्थानों में मिलेगी, प्राइवेट संस्थानों में मिलेगी। प्राइवेट संस्थानों का उत्पादन बंद हो चुका है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एरिया डिसाइड नहीं हो रहे हैं आज तक। 10 सालों में आजमगढ़ पूर्वांचल के लिए कौन सा इंडस्ट्रियल बेल्ट क्रिएट किया गया और उसमें कितनी इंडस्ट्रीज आकर के काम करना शुरू की और कितने लोगों को रोज़गार मिला, ये बात निरहू जी को बोलना चाहिए या सिर्फ ये बोलना देना चाहिए कि बेरोजगारी तो कम कर दिया योगी जी ने, क्योंकि उन्होंने शादी ही नहीं किया। मोदी जी ने शादी करके छोड़ दिया। क्या ये मातृशक्ति का सम्मान कहा जाएगा कि आप शादी करिए और फिर उसके बाद उसे छोड़ दीजिए? ये भारतीय सनातन संस्कृति सभ्यता का अपमान नहीं है क्या? ये भारतीयता का अपमान नहीं है क्या? ये हम सबको सोचना होगा कि हमारा भारत और भारत की अस्मिता की मर्यादा क्या है। हम अपना वोट देते वक्त इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ये आपके विवेक पर है। बीबीएस न्यूज़ सिर्फ इतना कहता है कि आप अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करिए। बिना बेहतर शिक्षा के लिए हर दिन से एजुकेशनल पॉलिसीज चेंज हो रही हैं। जो काम पुरानी किताब, जो बात, जो पढ़ाई, जो योग्यता आप 3री, 4थी, 5वीं तक के बच्चों को ले एक ही किताब से दी जा सकती है, वो पिछली किताब अगले क्लास के बच्चों को ट्रांसफ़र कराई जा सकती है बहुत कम पैसे पर। लेकिन हर साल राइटर बदल दिया जाएगा, हर साल सब्जेक्ट का लाइन लेंथ बदल दिया जाएगा, जिससे कि पेरेंट को बार बार नई बुक खरीदने के लिए बाध्य होना पड़े, उनके खर्चे बढ़े। जो किताबें 1000-2000 में मिलती थी, अब आज डबल रेट पर मिल रही है। क्यों? जो फीस थी वो डबल हो चुकी है। स्कूल की फीस डबल हो गई, किताबों की कीमतें डबल हो गई, और जो राशन की चीज़ें हैं बच्चों को पालने और पोषण करने के लिए जो आवश्यक फल, फ्रूट, सब्जियां हैं, वो सब ट्रिपल रेट पर चल रहे हैं, डबल रेट पर चल रहे हैं। लेकिन अब किसी को नहीं दिख रहा है। अब कोई सिलेंडर अपने सर पे लेके नहीं घूम रहा है। अब कोई सब्जियों का माला बना करके चौराहे पर हायतोबा नहीं मचा रहा। क्या यही राजनीति है? क्या ये राजनीति की मर्यादा है? यदि यह नहीं है तो आपको वोट किसे देना चाहिए? क्या अपनी अंतरात्मा से आपको वोट देने से पहले पूछना नहीं चाहिए कि आपके बच्चों का भविष्य कौन सुनिश्चित कर सकता है? वो जो जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण देने की गारंटी सुनिश्चित कर रहा है, वो जो ये कह रहा है आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटी की गारंटी मिलेगी और रोजगार के लिए भरे जाने वाले फार्मों पर कोई फीस नहीं ली जाएगी। हम देश के लुटेरों को सब्सिडी दे सकते, लेकिन स्टूडेंट को उसका फॉर्म भरने की फीस उससे वसूल करेंगे, फिर पेपर को कैंसिल कराएंगे और फिर उसके पैसे को बर्बाद करेंगे और उसके मॉरल को डिमोरलाइज करने का जघन्य अपराध करेंगे। इसे राष्ट्रद्रोह में क्यों नहीं सम्मिलित किया जाना चाहिए? बट भारत के भविष्य को डिमोरलाइज करना, मिसगाइड करना, उसके समय को 3-4 साल बर्बाद करना, यदि सरकारी फेल्योर के चलते है तो क्या उस पर उसकी सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसका सब्सिडी राइट नहीं मिलता? ये उच्चतम न्यायालय को इस बात पर संज्ञान खुद क्यों नहीं लेना चाहिए? हाई कोर्टों के जजों को इस बात पर संज्ञान क्यों नहीं लेना चाहिए कि सरकारों के चलते, उनकी गलत पॉलिसियों और जो है रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के कई इस बच्चों के भविष्य के साथ 3 साल 4 साल का नुकसान हुआ है? तो जिस पोस्ट के लिए उनका नुकसान हुआ है उस पोस्ट की सैलरी के हिसाब से उनको कम से कम 50% सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक अपराध की पेनाल्टी के सभी सरकारों पर आपराधिक पेनाल्टी की व्यवस्था सुनिश्चित कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। क्या ये निरहुआ को समझ में आता है? क्या ऐसे व्यक्ति को आजमगढ़ का सांसद करना आजमगढ़ का अपमान नहीं होगा? ये खुद निरहुआ को और निरहुआ पे वोट दे करके जिताने वाले लोगों को भी विचार करना चाहिए। जाति और धर्म की सीमाओं से बाहर निकल कर अपने बच्चों के भविष्य के रोजगार और उनकी सुरक्षा, बेटियों के लिए, बेटियां चाहे किसी भी जाति की हों, चाहे फॉरवर्ड क्लास की हो, चाहे बैकवर्ड क्लास की हो, चाहे ST SC माइनॉरिटीज़ की हो, बेटियां सिर्फ मातृशक्ति है भारत की। उन सब की शिक्षा, रोजगार और उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ की निःशुल्क व्यवस्था सुनिश्चित होना चाहिए। ये भारतीय अस्मिता के गौरव का विषय है, उसके मौलिक अधिकारों का सब्जेक्ट है। ये निरहुआ जैसे लोग क्या सोच सकते हैं? या निरहुआ जैसे सांसद इस बात की मांग कर सकते हैं? एक सही व्यक्ति का विधायक होना और एक सही व्यक्ति का सांसद होना
यदि अवंतिकापुर कॉरिडोर की जो मांग हम कर रहे हैं, बीबीएस न्यूज़ इस बात की पहल कर रहा है क्योंकि वह उसकी मातृभूमि है। यदि उस मातृभूमि को ये कॉरिडोर की मिलती है तो उसके चारों तरफ ही 4-5 जिलों के अंदर कितने धामों हैं उनका इंटरलिंकिंग लोकल ट्रेन की फैसिलिटी कर दी जाए तो करोड़ों रुपए की रेवेन्यू उस लोकल ट्रेन से इन सरकारों को मिल सकती है। जितना पैसा पूरा खर्च हुआ है वो 5 साल के अंदर हमारे इस पूरे जितना प्रोजेक्ट पर खर्च होगा कॉरिडोर बनवाने में और उन जो सेंट्रल लॉकिंग करने में, सेंट्रल रोड बनाने में, सर्किल रोड बनाने में और सर्किल रोडों पर लोकल ट्रेनों की फैसिलिटी करने में, सारे धामों को लिंक रोड बनाने में, उससे अरबों रुपए का रेवेन्यू इन सरकारों को जनरेट होगा। ये पॉलिसी की मांग सॉरी एक सांसद, एक विधायक जिन्हें इस बात की समझ ही नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी के विधायक और सांसद हो, 9-9 बार, 8-8 बार, 7-7 बार, 5-5 बार, 3-3 बार विधायक होने के बावजूद भी आप अपनी जनता के लिए रोजगार के कारणों को नहीं ढूंढ पाते हैं, तो क्या आपको सांसद या विधायक होने का हक है? ये पार्टी प्रमुखों को तय करना चाहिए कि हमें अपने समाज के लिए, जो समाज किसी भी पार्टी को आंख मूंद करके आपको समाजवाद के नाम पर या समाजवादी सोच के नाम पर आपको सपोर्ट कर रहा है, वहाँ के एक एक बच्चा सपोर्ट कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसके कर्ज की चुकता कैसे किया जाएगा? एक पार्टी उस वोट का कर्ज कैसे चुकाएगी? क्या ऐसे निकम्मे नॉनसेंस विधायकों को, सांसदों को चुन करके, जिन्हें अब ना तो जनता से जुड़ना है, जनता की आवश्यकताओं से जुड़ना है, ना बूथ प्रबंधन करना है, ना बूथ प्रबंधन के लिए कोई मैनेजमेंट सिस्टम देने की उनकी कोई स्किल है, ऐसे नॉनसेंस लोगों को टिकट दे करके समाज को भ्रमित करने की राजनीतिक पार्टियों को भी तय करना होगा कि उनका राजनीतिक चरित्र क्या है। ये वक्त है। बीबीएस परिवार, बीबीएस न्यूज़ इस बात की मांग करता है पार्टियों से कि आप अपने पार्टियों, विधायकों, पार्टी और पार्टी के विधायक और सांसदों, ब्लॉक प्रमुखों, ग्राम प्रधानों के लिए एक चरित्र डिसाइड करिए, एक चरित्र डिसाइड करिए। हमने बीबीएस परिवार ने अपने बीबीएस परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक चरित्र डिसाइड किया है। हम उनको न्याय मित्र कहेंगे, चाहे उनका पुष्ट पद प्रशासकीय तौर पर कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले वो न्याय मित्र है। मेरा मानना है जब तक भारत न्याय मित्रों का भारत नहीं बनेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी, जब तक पार्टी न्याय मित्रों की पार्टी नहीं बनेगी, जब तक कोई सत्ता न्याय मित्रों की सत्ता नहीं बनेगी, जब तक कोई प्रशासन न्याय मित्रों का प्रशासन तंत्र नहीं बनेगा, तब तक वहाँ करप्शन जारी रहेगा, तब तक अदालतें न्यायिक तस्करी की अड्डे बन करके मजबूर रहेगी बनने के लिए, बाध्य होंगी और दलाली की तस्करी चलती रहेगी, न्यायिक दलाली की सुपारी चलती रहेगी और न्याय की तस्करी चलती रहेगी और इसे कोई नहीं रोक पाएगा। रोकना है, हम सबको न्याय मित्र बनना पड़ेगा। उसके लिए डिसिप्लिनरी ऑर्डर एश्योर करने पड़ेंगे। वो तभी हो सकता है जब एक काबिल सांसद और काबिल विधायक हो आपके पास। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। आप जब भी आजमगढ़ के लोगों, क्योंकि हम आजमगढ़ की पावन धरा अवंतिकापुर महाराज जन्मेजय की कर्मभूमि की एक पिट्टी आप सबसे विनम्र प्रार्थना करती है कि आप जब वोट देने जाइए, जब वोट देने जाइए तो अपने बेटियों के लिए ख़ास तौर से उनकी मेडिकल फैसिलिटी, उनकी एजुकेशन और उनकी जो है रोजगार, बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ की गारंटी सुनिश्चित होना चाहिए, न कि जुमलेबाजी। बेटी बचाओ कोई भिक्षा नहीं है, वो उनका अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है बचना। उसके लिए तुम पढ़ाने की गारंटी तो सुनिश्चित करो। तुम्हारा राजनैतिक धर्म क्या है? तुम्हारा राजनैतिक धर्म बेटी बचाने के नाम पर उनके ऊपर दया करने की गारंटी सुनिश्चित करना नहीं है। तुम सत्ता में हो तो उनको बेटियों को आगे बढ़ने की गारंटी सुनिश्चित करो। बेटियां पढ़ने की दायित्व तो अपने आप उनके पेरेंट पूरा करने हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को तब नहीं पढ़ा पाता जब उसे जानता है कि पढ़ने के बावजूद भी ये बच्चा
लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे पढ़ाई पर और वो रोजगार नहीं पा पाएगा। जब वो रोजगार नहीं पाएगा तो उसे पढ़ाने की क्या जरूरत है? एक पढ़ा और अनपढ़ में क्या फर्क है? जब दोनों को एक जैसी ही जिंदगी मिल रही है, ये तय करना पड़ेगा हमारी पार्टी लीडर्स को भी कि उनके पार्टी का मिशन क्या है। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। भारत भारतीयता का प्रतीक है, गीता नैतिकता का प्रतीक है और संविधान आपके संवैधानिक अधिकारों का प्रतीक है। और जब तक आपको अपनी नैतिकता नहीं रहेगी तो न्यायिक तस्करी और दलाली की सुपारी चलती रहेगी। इसलिए गीता को सामने रखना पड़ेगा, उसके मॉरलिटी को याद दिलाना पड़ेगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भी है, ये गीता से ही आएगा कि तुम अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्य करोगे तो तुम्हें फिर तिहाड़ जाना पड़ेगा। तुम चाहे किसी भी पोस्ट पे, किसी भी कितनी भी ताकतवर परिवार से, न्याय तुम्हारे साथ भी